नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आसपास मैंने वीडियो को में जो है प्रश्न जो है इंक्लूड किया है। तो थोड़ा सा गहराई तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। कंप्यूटर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 1 से 40 तक के प्रश्नों को करा दिया है, उसको आप प्रीवियस वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा आसान लगेगा लेकिन इसका मैं डिटेल्स बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक, यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जिसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों चार्ल्स बेबेज। एलन टर्निंग की बात करें तो ये दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माने जाते हैं। एलन टर्निंग की बात करें तो, है ना। चार्ल्स बेबेज तो जो है कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। बिल गेट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के जो है सह संस्थापक रहे हैं। स्टीव जॉब्स जो है एप्पल के को फाउंडर हैं। तो ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? तो मैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में बात करें तो यह एनालिटिकल इंजन है, जो कि 1837 में जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित किया गया था। पहले दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर नहीं, सिर्फ मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए जाते थे, जो कि बहुत बड़े साइज में हुआ करते थे। इसलिए इसको जो है एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, अयांत्रिक कंप्यूटर कहा जाता था। एनियाक के बारे में बात करें तो यहाँ पर एनियाक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एनियाक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। एबेकस के बारे में बात करें तो यहाँ गणना के लिए पहला उपकरण है। पेसेलाइंस के बारे में बात करें तो ब्लेसेस पास्कल द्वारा विकसित एक मैकेनिकल सुपर कंप्यूटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था दोस्तों, जो कि। और यहाँ पर एनालिटिकल इंजन की बात करें तो ये तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अभी हमने देखा एनियाक जो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि 1946 में इसको विकसित किया गया था, जो कि पहला जो है इंटीग्रेटेड जो है कंप्यूटर था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया गया था। यूनिवैक के बारे में बात करें तो ये दोस्तों पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, बिजनेस संभालने वाला। और एडवैक के बारे में बात करें तो एनियाक का ही एक उन्नत संस्करण बना था बाद में। IBM 360 की बात करें तो 1960 में के दशक में जो है यह कंप्यूटर का प्रसिद्धि मिला था। किस कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब के बारे में बात करें दोस्तों तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जो कि 1940 से लेकर 1956 के बीच में पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। तो इस प्रकार दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता था। यहाँ पर मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ दोस्तों, उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक और जितने भी पूछे जाते हैं उसमें से सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ये दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें पीढ़ी कौन से ईयर में इसको बनाया गया था, स्विचिंग डिवाइस क्या क्या उपयोग करी गई थी, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी उपयोग करी गई थी। तो इसको दोस्तों आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन जो है ना हर पेपर में जो है पूछा जाता है। जैसे प्रथम पीढ़ी की बात करें तो 1940 से 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन को माना जाता है। इस जनरेशन में जो है स्विचिंग डिवाइस कौन सी उपयोग की जाती थी? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। और स्टोरेज के लिए यहाँ पर पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन जो है 1956 से 1963 के बीच में जो है उपयोग बनाया गया था इसको। ट्रांजिस्टर्स इसमें उपयोग किए गए थे। स्टोरेज के लिए इसमें चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क जो है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क इसमें स्टोरेज के लिए उपयोग किया गया था। थर्ड पीढ़ी में बात करें तो यह दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के लिए स्टोरेज डिवाइस में उपयोग करी गई थी। फोर्थ पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर आ गया था और इसके लिए हार्ड डिस्क और CD का उपयोग किया गया था स्टोरेज के लिए। और 5th पीढ़ी की बात करें तो 1980 से लेकर अब तक और भी जनरेशन जो बढ़ती गई हैं, लेकिन यदि पेपर में पूछा जाता है तो इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसमें दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ULSI और VLSI चिप्स जैसे उपयोग किए गए हैं इसमें, और इसके लिए हार्ड डिस्क, SSD और क्लाउड स्टोरेज का भी इसमें उपयोग किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों कंप्यूटर की जो है
फंडामेंटल जो है पीढ़ी जनरेशंस है, इसमें से ये सभी स्टोरेज डिवाइस इसमें उपयोग करी गई थी और इन्हीं को जो है इसमें पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। कुछ नोट्स पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े और गर्मी ज़्यादा इसमें पैदा करने वाले थे, पूरे एक कमरे के बराबर हुआ करते थे। इसमें दोस्तों कूलिंग सिस्टम ज़्यादा नहीं थी। द्वितीय पीढ़ी में दोस्तों कंप्यूटर थोड़ा सा छोटे हुए और वे अधिक विश्वसनीय बने। तृतीय पीढ़ी तक आते आते इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और उच्च स्तरीय लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया, इसमें उपयोग होने लगा था। फोर्थ पीढ़ी में दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर जो है इसका आगमन हुआ था, पीसी जो है इसका आगमन हुआ था और बहुत छोटे छोटे से कंप्यूटर बनने लगे थे। पांचवीं पीढ़ी तक आते आते दोस्तों मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी को यहाँ पर विकास शुरू हो गया था। तो इस प्रकार दोस्तों 5 पीढ़ियों तक इसमें फंडामेंटल पीढ़ियाँ थी। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी में एक वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली थी? तो दूसरी पीढ़ी की बात करें दोस्तों तो ट्रांजिस्टर से यहाँ पर आ गए थे। 1956 से 1963 में जो ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था, जो कि कंप्यूटर जो है छोटे छोटे और तेज भी होने लगे थे। अभी हमने लिस्ट में देखा था कि दूसरी पीढ़ी पर जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। कौन सी पीढ़ी में जो है कंप्यूटरों में आईसीज का उपयोग होने लगा था? तो आईसीज का उपयोग यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि थर्ड पीढ़ी की जनरेशन में जो है आईसीज का उपयोग होने लगा था, जो कि कंप्यूटर और भी जो है कॉम्पैक्ट होने लगे थे और भी रिलायबल इसमें आने लगा था और साइज जो है बहुत छोटे छोटे होने लगा था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा थर्ड पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर वी आर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आने लगे थे? तो फोर्थ पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा था, जो कि कंप्यूटर को पर्सनल और तेज इन्होंने बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा था? तो दोस्तों ये लेटेस्ट जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे उपयोग इसमें होने लगा था। यूनिवैक वाज द फर्स्ट। यूनिवैक जो है पहला क्या था दोस्तों? ये कॉमर्शियल कंप्यूटर हुआ करता था यूनिवैक, जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो है 1951 में इसको बनाया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर जो है IBM ने बनाया था। गेमिंग कंप्यूटर आधुनिक युग की एक खोज है। और इसके अलावा बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इससे रिलेटेड नहीं है, तो कॉमर्शियल कंप्यूटर जो है यूनिवैक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो यहाँ पर फोर्ट्रॉन जो है 1957 में इसको इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए इसका जो है हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया था, जो कि यहाँ पर फोर्ट्रॉन जो है पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। पाइथन दोस्तों 1990 में जो है दशक में बनाया गया था। कोबोल जो है व्यापारिक उपयोग के लिए बनाया गया था। और असेंबली जो है मशीन कोडों को डिजाइन करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया था। ये असेंबलर होता है दोस्तों जो मशीन लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर टर्म में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसमें कई ट्रांजिस्टर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये सभी मिलकर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण करते हैं, जो कि सिलिकॉन चिप मतलब सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसमें से और भी मटेरियल्स मिला के बने होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर सिलिकॉन मटेरियल का ही बना होता है, क्योंकि इसकी जो चालकता जो होती है थोड़ा सा ज़्यादा होती है और रजिस्टिविटी कम होती है। जिसमें जो है ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक एक साथ जो है मिले हुए होते हैं, वो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसके द्वारा जो है बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है समझता है, केवल 0 और 1 को समझता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे हम और आप बोल रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता, वो जो है अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में, फिर इसके बाद समझेगा, उसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पाइथन और C++ जो है उपयोग बनाई जाती है। असेंबली जो है मशीन लैंग्वेज के निकट ही होती है और मशीन जो है कंप्यूटर की एक मूलभूत इकाई होती है और बाइनरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो IBM के द्वारा 1981 में जो है PC को निर्माण किया गया था, जो कि IBM 5150 बनाया गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंटेल की बात करें तो ये प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। एप्पल भी दोस्तों एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता कंपनी है। द CPU इज आल्सो कॉल्ड, CPU को क्या कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है CPU को। और ये दोस्तों सभी लॉजिकल और
कैलकुलेटिव कार्य करता है, इसलिए जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है स्टोरेज को, और ब्रेन जो है सीपीयू को कहा जाता है, बैकबोन जो है मदरबोर्ड को कहा जाता है, और आई जो है मॉनिटर को कहा जाता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्टोरेज प्रोग्राम आर्किटेक्चर की इस संकल्पना किसने दी थी? तो इसकी संकल्पना दोस्तों जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आज के कंप्यूटरों का जो है मूल आधार बना था। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने यहाँ का इसका आर्किटेक्चर के तहत जो है प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी में स्टोर किए जा सकते हैं। चार्ल्स बेबेज के बारे में बात करें तो ये दोस्तों एनालिटिकल इंजन के निर्माता जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है इनको। एलन टर्निंग की बात करें तो टर्निंग मशीन के लिए प्रसिद्ध हैं, और डेनिस रिचर्ड रिची की बात करें तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज होती है उसके जनक माने जाते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट को दोस्तों बोला जाता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, जो कि बाइनरी डिजिट होती है, 0 या 1 के रूप में होती है। यह 8 बाइट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होती है। निबल की बात करें तो 4 बिट्स में 1 निबल होते हैं, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं दोस्तों जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से आउटपुट ले सकते हैं, उसको आउटपुट बोला जाता है। जैसे कि प्रिंटर है जो कि प्रिंट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। कीबोर्ड के बारे में बात करें तो ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। माउस भी दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो है मुख्य कमी क्या थी? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सब कुछ इसमें कमी होगी, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं तो बहुत धीमे थे, बहुत भारी थे और बिजली की ज़्यादा खपत करने वाले थे। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर हो जाएगा। सी प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित करी थी? अभी हमने देखा दोस्तों डेनिस रिची ने करी थी। 1972 में यूनिक्स सिस्टम के लिए इसको बनाया गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स गोस्लिंग की बात करें दोस्तों तो जेम्स गोस्लिंग की बात करें तो इन्होंने जावा का निर्माण किया था। और जॉन बेकस की बात करें तो यहाँ पर फोर्ट्रॉन के जनक माने जाते हैं। केन थॉम्पसन की बात करें तो यहाँ यूनिक्स डेवलपर के लिए ये माने जाते हैं। इंटरनेट को आम जनता के लिए किस वर्ष उपलब्ध कराया गया था? तो 1991 में जो है इंटरनेट को आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए जो है आम लोगों के लिए खुला छोड़ दिया गया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग किस लिए होता है? तो यह दोस्तों एडिशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है? इससे जो है लॉगिन करते समय पासवर्ड के बाद एक कोड जो है OTP या डिवाइस नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जिससे जो है अनजान डिवाइस से अनऑथराइज्ड एक्सेस रोका जा सके। तो ये होता है दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि एडिशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। जीमेल सुरक्षित रूप से ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो सुरक्षित रूप से जो है ईमेल भेजने के लिए SMTP विथ TLS का उपयोग किया जाता है इसमें, जो कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। और सुरक्षा के लिए TLS जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को शामिल करता है, जिससे जो है मेल इनक्रिप्ट होकर भेजा जाता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि पूरा जो है आपको समझ में नहीं आएगा, वो एक अलग ही लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद जो है सिक्योरिटी स्कोप मिल जाती है, फिर वह ईमेल को ट्रांसफ़र कर देता है SMTP के थ्रू और विथ TLS के द्वारा इसको इनक्रिप्टेड करके भेजा जाता है। निम्न में से कौन ईमेल में एक सामान्य फिशिंग संकेत है? फिशिंग के बारे में दोस्तों बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देखना होगा कि फिशिंग क्या चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों ईमेल में जो है नॉर्मल फिशिंग का संकेत क्या है? तो यदि फिशिंग करी गई है तो दोस्तों फिशिंग वाला ईमेल आया है तो उसमें पूछा जाएगा अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल इन्फो, वह तुरंत के लिए जो है पर्सनल इन्फो मांगेगा, अचानक पासवर्ड मांगेगा, OTP मांगेगा। ऐसे जो है ईमेल जो है फिशिंग संकेत कहलाते हैं। वेल रिटन ग्रामर होगा तो दोस्तों ये भी एक फिशिंग का संकेत हो सकता है, लेकिन जो है नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। और ईमेल फॉर ऑफिशियल डोमेन में जो है ईमेल होगा तो इससे भी आप नहीं पहचान सकोगे, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर जो है यदि आपका रहेगा तो ये जो है असली ओरिजिनल जो है सिग्नेचर डिजिटल रहेगा, तो इसमें जो है फिशिंग करने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन यदि अर्जेंट पासवर्ड OTP मांग रहा है तो आप समझ जाइए कि ये फिशिंग है। व्हाट डज जीमेल स्पैम फिल्टर डू?
जीमेल का स्पैम फिल्टर क्या करता है दोस्तों? तो स्पैम फिल्टर क्या करता है, तो यह स्पैम या संदिग्ध मेल को जो है स्पैम फोल्डर में डालता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्लॉक अथवा डाइवर्ट सस्पिशियस ईमेल टू स्पैम। आपके जीमेल में जो है स्पैम वाला एक ऑप्शन होता है, जहाँ पर यदि मेल कोई आया है और उसको स्पैम समझ में आया है तो वह सीधे सीधे स्पैम में भेज देता है। कभी कभी आपके कंपनी के द्वारा मेल आता है तो वो बोलते हैं कि आप स्पैम वाले फोल्डर को चेक करिए। तो इस प्रकार दोस्तों स्पैम फिल्टर होता है जो ऑटोमेटिक तरीके से जो है संदिग्ध या अवांछनीय मेल को जो है स्पैम फोल्डर में डाल देता है, जिससे आपके इनबॉक्स की सुरक्षा बनी रहे। जीमेल में कॉन्फिडेंशियल मोड का उद्देश्य क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियल मोड का उद्देश्य होता है दोस्तों सेंड सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग एंड अनफॉरवर्डेबल ईमेल्स। मतलब इसमें भेजे गए मेल कॉपी, डाउनलोड, फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते। यह कॉन्फिडेंशियल मोड का मेन पर्पस होता है। मतलब जो भी मेल भेजा गया है उसको आप या तो ना तो उसको कॉपी कर सकते हो, ना तो डाउनलोड कर सकते हो, ना इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये दोस्तों कॉन्फिडेंशियल मोड में भेजे गए मेल का ये मेन फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना होगा। व्हाट डज द पैडलॉक आइकन इन जीमेल इंडिकेट्स? जीमेल में जो है ताला, जो पैडलॉक डला होता है, उसका आइकन क्या दर्शाता है? तो जीमेल इज इनक्रिप्टेड जो है इसका मेन उद्देश्य होता है। जीमेल में जो है ताले का चिन्ह जो है इस बात का संकेत होता है कि जीमेल में जो है TLS इनक्रिप्टेड के साथ भेजी गई है और जो है डेटा जो है पूरी तरह से जो है सुरक्षित है। तो पैडलॉक का जो है यही सिस्टम दर्शाता है कि डेटा जो है सुरक्षित है। कौन सा साइबर हमला जो है नकली ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है? तो कौन सा साइबर हमला है दोस्तों? तो यह दोस्तों फिशिंग कहलाता है। ये सिस्टम फिशिंग जो है यूज़र को नकली लिंक या वेबसाइट के जरिए जो है धोखे से पासवर्ड, OTP या बैंक डिटेल्स की जानकारी लेता है, जो कि आपका पासवर्ड तोड़ने का तरीका हो सकता है। यहाँ पर ब्रूट फोर्स क्या होता है दोस्तों? ये पासवर्ड तोड़ने का एक तरीका होता है। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग के जरिए दोस्तों पहचान बदल कर जो है मेल भेजा जाता है। SQL इंजेक्शन क्या होता है? SQL इंजेक्शन के थ्रू जो है डेटाबेस पर हमला किया जाता है। और फिशिंग जो होता है यहाँ पर दोस्तों, फिशिंग में जो है यूज़र को जो है धोखे से निजी जानकारी देने पर मजबूर किया जाता है, वो फिशिंग सिस्टम कहलाता है। तो इसके बाद ब्रूट फोर्स, स्पूफिंग, SQL इंजेक्शन, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें जो है पूछी जा सकती है। जीमेल में किसी मेल में फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करने पर क्या होता है? यदि आपके मेल में जो है फिशिंग आई तो आपको रिपोर्ट करने पर क्या मिलेगा? तो मेल जो है गूगल को भेजा जाता है, जो कि फॉरवर्ड किया जाता है गूगल को। जब किसी मेल को जो है फिशिंग रिपोर्ट करते हैं तो जीमेल जो है उस संदिग्ध मेल को गूगल सुरक्षित टीम को भेजता है, ताकि उसके भविष्य में उसको ब्लॉक किया जा सके। तो इस प्रकार दोस्तों फिशिंग का रिपोर्ट जो है गूगल के पास भेजा जाता है। उसके अलावा आप भेज भी कहाँ सकते हो। निम्न में से कौन सा जीमेल की आनुशंसिक सुरक्षा उपाय नहीं है? विच वन इज़ द नॉट रिकमेंडेड जीमेल सिक्योरिटी मेजर? कौन सा जीमेल सिक्योरिटी मेजर नहीं है दोस्तों? तो यह दोस्तों क्या होता है? क्लिकिंग अननोन लिंक्स। यदि आप अननोन लिंक्स को क्लिक करते हो तो ये रिकमेंडेशन जीमेल सिक्योरिटी मेजर्स के अंतर्गत नहीं आता है, जिसके लिए आप ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप कॉल भी लगाते हो तो बार बार वही आता है। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों जागरूक बनाने के लिए, ताकि आप साइबर सुरक्षा के दायरे में रहें। अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना जो है सबसे बड़ा खतरा है। यह फिशिंग, वायरस और मालवेयर का कारण बन सकता है, जो कि आपको इस चीज़ को जो है ध्यान रखना होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यदि आप बनाते हो तो ये तो दोस्तों आपके लिए सुरक्षित चीज़ें हैं। यूजिंग 2FA जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ही एक सिस्टम होता है। लॉगिन एक्टिविटी चेक करना जो है आपके मोबाइल में जो लॉगिन होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखा देगा कि आपका जो जीमेल है वो कहाँ एक्टिवेट हो रहा है। तो ये भी एक सुरक्षा चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है लिंक को क्लिक करना, नो लिंक्स को, ये सुरक्षा का उपाय नहीं है। जीमेल में अनजान स्थान से लॉगिन करने पर क्या होता है? तो यदि आप किसी अनजान स्थान पर लॉगिन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? गूगल सेंड सिक्योरिटी अलर्ट जो है आपके मोबाइल पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजता है कि आपका जो है मेल जो है किसी और डिवाइस पर लॉगिन हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। जब जीमेल को संदेहात्मक स्थिति लॉगिन प्रयास दिखता है तो वह क्या करता है? दोस्तों, ये अलर्ट भेजता है कि आप जो है लॉगिन को रोक सके या यूज़र वेरिफिकेशन ना करें। तो यह मेल भेजता है। जीमेल में किस तरह के मैसेज में जो है लाल ताले का आइकन होता है? लाल ताले का आइकन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो अनक्रिप्टेड मेल पर जो होता है लाल ताला का चिन्ह आ जाता है। जब ईमेल जो है TLS द्वारा सुरक्षित नहीं होता है तो लाल ताले का चिन्ह आता है। तो इस प्रकार दोस्तों अनइनक्रिप्टेड मेल
जो है लाल ताला चिन्ह आ जाता है। यदि TLS इनक्रिप्टेड हो भेजा गया है तो जीमेल उसे लाल ताले से दर्शाता है, जो कि असुरक्षित संचार जो है कहलाता है। जीमेल अटैचमेंट को स्वचालित रूप से किसके लिए स्कैन करता है? तो जीमेल अटैचमेंट को स्वचालित रूप से किसके लिए अटैच करता है दोस्तों? तो वायरस एंड मालवेयर से रोकने के लिए जो है जीमेल अटैचमेंट का स्कैन करता है। सभी अटैचमेंट को ऑटोमेटिकली वायरस और मालवेयर के लिए स्कैन करता है ताकि यूज़र जो है सुरक्षित रहे। जीमेल का लॉगिन हिस्ट्री देखने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो जीमेल का लॉगिन हिस्ट्री देखने के लिए दोस्तों अकाउंट डैशबोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस डिवाइस जो है लोकेशन और समय पर आपका जीमेल लॉगिन हुआ है। ये सिक्योरिटी के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है। पब्लिक वाईफाई पर बिना VPN के जीमेल एक्सेस करना खतरनाक क्यों होता है? तो पब्लिक वाईफाई पर जो बिना VPN के एक्सेस करना जो है क्या होता है? डेटा हैक हो सकता है दोस्तों, और पब्लिक वाईफाई पर असुरक्षित डेटा जो है हो सकता है। जीमेल लॉगिन करते हैं तो VPN नहीं है तो आपका डेटा जो है हैकिंग हो सकता है, जो कि क्रेडेंशियल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आप पब्लिक वाईफाई का भी उपयोग करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, आपका डेटा जो है हैक हो सकता है। तो इस प्रकार की आज की वीडियो में हमने दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया था। कैसी लगी वीडियो आप जरूर राय बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।